गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है गाइस। प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो गैल्वेनिक सेल पढ़ा था उसकी रिएक्शन कुछ ऐसी चल रही थी। जिंक प्लस कॉपर डाइऑक्साइड फॉर्म्स कॉपर प्लस जिंक डाइपॉजिटिव। आई थिंक ऐसी रिएक्शन चल रही थी और हम लोगों ने इस गैल्वेनिक सेल में यह पता लगा लिया था कि जिंक इलेक्ट्रोड का और जिंक आयन का यानी जिंक मेटल का और जिंक इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और कॉपर इलेक्ट्रोड्स का, कॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स का और कॉपर मेटल का, क्योंकि यहां पर रिडक्शन हो रहा है, हमने इसे नाम दिया था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और हम लोगों ने यह देखा था कि हर इलेक्ट्रोड का अपना खुद का एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। हर इलेक्ट्रोड का अपना एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो अगर आपको एक पूरे सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट से लिखा जाता है। और सिंपल अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ चाहिए तो उसको ई से डिनोट किया जाता है। दोनों में क्या फर्क है? जिसके ऊपर ये ई नॉट आ जाए दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल का मतलब क्या है? ये जो सॉल्यूशंस लिए गए होंगे ये 1 मोल लिए गए होंगे और जो टेम्परेचर लिया गया होगा वो 298 केल्विन्स लिया गया होगा। तो हम लोगों ने ये दोनों चीजें निकाली थी। ई नॉट ऑफ अ सेल की वैल्यू हमें मिलती थी ई यानी स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनोड। या कैथोड हमेशा आपको राइट में दिखता था तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑन द राइट माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑन द लेफ्ट। या हम लोग जानते हैं कैथोड पर रिडक्शन होता था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आप लोगों को इससे ई नॉट ऑफ अ सेल की वैल्यू मिलती थी। लेकिन प्रॉब्लम यह हो गई कि जब हम लोग लेबोरेटरीज में या डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में इन सेल्स को चलाते हैं तो आप लोगों को जो वैल्यू उभर के दिखती है वोल्ट मीटर में, आपको जो वैल्यू दिखती है वो सिर्फ ई नॉट ऑफ अ सेल की दिखती है। ऊपर वाले सेल की जो पोटेंशियल था वो था 1.10 वोल्ट्स। आप लोगों ने मेरे से पूछा भी था कि सर 1.10 वोल्ट्स कैसे आया। यह बिल्कुल फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसको कैलकुलेट करना सीखा था। तो जब कभी भी आप इन्वर्टर की बैटरी को देखते हो तो जो उससे एनर्जी या जो उससे पोटेंशियल निकल रहा है वो आपको पूरे सेल का दिखता है। आपको किसी भी कीमत पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड अलग अलग दिखाई नहीं पड़ता। यह कुछ ऐसा है कि एक घर में 2 भाई रहते हैं और उन 2 भाइयों के लिए टोटल 6 पिज्जा आते हैं। जब कभी भी उनको भूख लगती है तो उनके घर वाले उन 2 भाइयों के लिए टोटल 6 पिज्जा ऑर्डर करते हैं। इसका मतलब यह है कि एक भाई और दूसरा भाई मिलके 6 पिज्जा खाते हैं। अब आप ये सोचने की गलती तो नहीं कर रहे हो कि दोनों भाई 3-3 पिज्जा खाते होंगे। आप ये कैसे बोल सकते हो? आप कभी उन भाइयों से मिले नहीं हो, आपने कभी उन भाइयों को देखा नहीं है। एक भाई दिखने में मोटा है, एक भाई दिखने में पतला है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मोटा भाई ज्यादा खाएगा और पतला भाई कम खाएगा, या मोटा पतला है तो मोटा और पतले की डाइट इक्वल होगी। कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली यहां पर अगर इस सेल का, इस गैल्वेनिक सेल का जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल या एक सेल का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.10 वोल्ट्स आ रहा है, तो यह बात जरूरी थोड़ी है कि इसका
0.55 हो और इसका भी 0.55 हो, आप यहां पर बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को अगर पता लगाना हो कि भैया जिंक क्यों ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर ही क्यों रिड्यूस हुआ, कॉपर ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हुआ, जिंक रिड्यूस क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब हमें मिलेगा जब हम इन दोनों के, जिंक और कॉपर के इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे। हम लोग सब जानते हैं कि जो कैथोड होता है, कैथोड का पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। कैथोड का पोटेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के मुकाबले कैथोड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर कैटायंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, इसके ऊपर कैटायंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, मतलब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स इस एनोड पर रिलीज करता है और वो इस पर इकट्ठे हो जाते हैं, और जब आप स्विच ऑन करते हो तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके कैथोड की तरफ आ जाते हैं, तो कंपैरेटिवली इसका नेगेटिव होता है। तो अब हम लोग ये कैसे पता लगाएंगे कि एक सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या मैं कहूं ईएमएफ, हमारे पास में डायरेक्टली आ जाता है, एक्सपेरिमेंटली आ जाता है, लेकिन कैथोड और एनोड के रिस्पेक्टिव वैल्यूज हमें नहीं मिल पाती। तो इस चीज का जवाब देगी शी। कौन देगी? शी। नाउ व्हाट इज शी? चेहरे खिल गए काफी सारे बच्चों के, कोई लड़की की बात होने वाली है। शी का मतलब होता है स्टैंडर्ड। अच्छा, कोई स्टैंडर्ड लड़की है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सपने बिखर गए। ये तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आ गया, कुछ नाम शी था, आ ही गया, कुछ गड़बड़ झाला हो गया, कुछ टिकटॉक वाला सिचुएशन हो गई। यहां पर लड़कियां लड़के बन के घूम रहे हैं और लड़के लड़कियां बन के नाच रहे हैं। तो शी बोला, शी निकला ही। समझना भाइयों, समझना टिकटॉक वालों। चलो, तो शी की बात करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब काफी सारे बच्चे नाराज होंगे, आपने टिकटॉक के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया है? बोल दिया यार, मजाक है, पढ़ने की बात चल रही है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? देखो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर आपके पास में इस तरीके से एक ग्लास की ट्यूब होती है। यू गाइज हैव अ ग्लास ट्यूब लाइक दिस, ठीक है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर यहां से एक प्लेटिनम वायर इस तरीके से इसके अंदर चलाया जाता है, और यहां पर आकर प्लेटिनम वायर बाहर इस तरीके से आपको दिखता है। और यहां पर एंड पर ये भी जो लगाया है, ये प्लेटिनम का ही एक टुकड़ा लगाया है, प्लेटिनम का ही एक यहां पर हम लोगों ने टुकड़ा लगाया। तो दिस इज नथिंग बट अ प्लेटिनम वायर, ठीक है। तो यहां पर हम इसको मार्क कर देंगे, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट अ प्लेटिनम वायर। और इस ग्लास की ट्यूब को हम लोग डिप कर देते हैं एक सेपरेट बीकर के अंदर। इस तरीके से इसकी असेंबली लगाई जाती है, यानी कि लटकता रहना चाहिए। और इस बीकर के अंदर हम लोगों को, क्योंकि स्टैंडर्ड नाम में आ गया है, मतलब यहां पर हमको जो कंडीशंस रखनी पड़ेगी वो 298 केल्विन्स रखनी पड़ेगी। तो 298 केल्विन्स यहां पर हम लोगों ने टेम्परेचर मेंशन किया है। और यहां पर हम लोगों ने जो सॉल्यूशन भरा है, जो लिक्विड भरा है, वो कुछ भी नहीं है, वो है एसिड। और एसिड भी कौन सा? जो प्रोटॉन रिलीज कर सके, फॉर एग्जाम्पल H2SO4। और इसका कंसंट्रेशन भी कितना होना चाहिए? 1 मोल। यानी लिक्विड आप लोगों ने यहां पर कितना रखा है? 1 मोल लिक्विड रखा है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यानी एसिड कितना है? 1 मोल। तो 298 केल्विन्स पर आपने यहां पर 1 मोलर एसिड ले लिया है। ये एक ग्लास ट्यूब है, दिस इज नथिंग बट अ ग्लास ट्यूब। और यहां से ये जो ओपन वाला जो एरिया है, इस ओपन एरिया से मैं लगातार हाइड्रोजन गैस को अंदर पंप करूंगा। आई विल कंटिन्यूअसली पंप हाइड्रोजन गैस इनसाइड। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? क्या इतनी असेंबली आप लोगों को समझ में आ गई? तो बताओ, दिस इज योर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दिस इज योर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जब कभी भी आपको यूज करना होगा तो आप इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? आप यहां पे लिखेंगे प्लेटिनम सॉलिड
देन सिंगल वर्टिकल कॉलम डालकर आप यहाँ पर लिखेंगे H2 गैस, क्योंकि आप लोग देख रहे हो इस सेल के अंदर हम लोग यहाँ से गैस अंदर डाल रहे हैं। फिर एक सिंगल वर्टिकल कॉलम लगाकर यहाँ पर लिखेंगे H+, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एसिड यूज किया है। तो दिस इज, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे इसके 1 मोलर, यानी एसिड आप लोगों ने कितना लिया है 1 मोलर। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन है, यानी जब कभी भी मैं इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी सेल के अंदर लगाऊंगा और अगर मैंने ये लिख दिया तो आप समझ जाएंगे कि सर ने क्या यूज किया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किया है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये 1 मोलर है और ये आप सब जानते हो लिक्विड फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है, तो यहां पर हमें इसके AQ भी लिखना पड़ेगा, दैट इज ये एक्वस फॉर्म में। अब इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की खासियत क्या है बेटा? इसकी खासियत यह है कि यह है बिना पेंदे का लोटा। क्या है? बिना पेंदे का लोटा। पेंदा मतलब बेस। जैसे अगर किसी बॉटल का बेस होता था, आप उसको रख दोगे तो वहां पर रख जाएगी, लेकिन अगर किसी का बेस ऐसा स्फेरिकल हो तो वो लुढ़कता रहेगा, कभी इधर कभी उधर। ये इलेक्ट्रोड भी ऐसा ही है, ये वक्त आने पर कैथोड बन जाएगा, यानी वक्त आने पर इसमें रिडक्शन चालू हो जाएगा और वक्त आने पर इसमें ऑक्सीडेशन चालू हो जाएगा, मतलब ये एनोड की तरह बिहेव करने लग जाएगा। इसका अपना स्पेसिफिक कोई आइडेंटिटी नहीं है और इसी वजह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो E0 होता है ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का SHE का जो E0 होता है वो हमेशा कितना होता है? 0 वोल्ट्स। इसका अपना खुद का पोटेंशियल कितना होता है? 0 वोल्ट्स। और यही तो काम की चीज है। सर काम की चीज कैसे है? इसका पोटेंशियल 0 है। तो थोड़ी देर पहले क्या सिखाया था आप लोगों को मैंने कि एक घर में 2 भाई हैं और उन 2 भाइयों के लिए 6 गर्मा गर्म चीज बर्स्ट पिज्जा डोमिनोज से आता है। अब आप लोगों को यह नहीं पता पड़ रहा है कि ये 6 पिज्जा 2 भाई मिलकर खा जाते हैं, लेकिन इन दोनों में से एक अकेले भाई की डाइट कितनी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग उन दोनों भाइयों पर नजर रखेंगे और उस दिन का इंतजार करेंगे जिसमें उन दोनों भाइयों में से किसी एक का उपवास होगा। उपवास होने की वजह से उस दिन वो खाना नहीं खाएगा, उस दिन वो पिज्जा नहीं खाएगा। अब आपको पता चल गया कि उन दोनों भाइयों में से जो बड़ा भाई है उसने किया है उपवास और छोटे भाई का उपवास नहीं है और उसकी इच्छा हो गई पिज्जा खाने की। तो अब आप बस ये नजर रखो कि आज उसके घर पे कितने पिज्जा आए। लेट्स से आज उसके घर पर एक ही पिज्जा आया, दैट मीन्स जो छोटा भाई है वो एक ही पिज्जा खा सकता है। सिमिलरली आप एक दिन और चेक कर लो, जिस दिन छोटे भाई का उपवास हो उस दिन बड़ा भाई खाना खा सकता है, तो बड़े भाई उस दिन 5 पिज्जा ऑर्डर करेगा। तो अब पता चला कि बड़ा भाई बहुत हाई लेवल का भुक्कड़ है। दिखता था कि 6 पिज्जा आ रहे हैं तो दोनों भाई बहुत ठूसते होंगे, लेकिन पता चला छोटा तो बेचारा गरीब एक ही पिज्जा खा के पेट भर लेता, लेकिन बड़े को 5 पिज्जा लगते हैं। तो आप लोगों को इन दोनों की सेपरेट डाइट कैसे पता चली? एक दिन हमने एक को भूखा रखा, मतलब उसको जो नंबर ऑफ पिज्जा मिले वो 0 मिले, क्यों? क्योंकि उसका उपवास था। तो अब ऐसा ही कुछ हम लोग यहां पर इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करने वाले हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है, हम हमारे उस गैल्वेनिक सेल को इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ यूज करेंगे। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? केस नंबर 1 में हम लोग इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कॉपर वाले के साथ बनाएंगे। अभी हम लोगों को यह नहीं पता है कि कॉपर का पोटेंशियल कितना है, अभी हम लोग ये भी नहीं जानते। चलो अभी हम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि कॉपर रिड्यूस होगा, नहीं पता। अभी सिर्फ ये पता है कि कॉपर और कॉपर सल्फेट एक इलेक्ट्रोड है, एक चेंबर है जिसमें कॉपर का सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, उसमें कॉपर की रॉड डिप है। अभी सिर्फ इतना पता है। समझ में आ गई बात? कल जो गैल्वेनिक सेल में पढ़ाया था आप लोगों ने वर्किंग पूरी देखी थी, आपको समझ में आया था कि कॉपर हमेशा रिड्यूस होता है और जिंक हमेशा ऑक्सीडाइज होता है। लेकिन ये कैसे पता चला?
मैं कैसे श्योर हुआ कि कॉपर ही रिड्यूस होगा, इसलिए कॉपर को राइट साइड बनाया जाए, कैथोड पर लगाया जाए, मेरे को तो मालूम नहीं था। तो आपके मन में सवाल आना चाहिए था कि सर आपने कॉपर को यहां क्यों लगाया, आपको कैसे पता चला, आपने कॉपर को एनोड पर क्यों नहीं लगाया, आपने कॉपर को इधर क्यों नहीं लगाया। तो वो जवाब अब आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देगा। तो हम लोगों ने क्या करा, केस नंबर 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक सेल बनाने वाले हैं जिसमें प्लेटिनम, वर्टिकल कॉलम हाइड्रोजन गैस, वर्टिकल कॉलम H पॉजिटिव एक्वस, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर डाई पॉजिटिव एक्वस, कॉपर सॉलिड, हम लोगों ने ये सेल बनाया। आई गेस ये सेल आप लोग समझ गए होंगे। यहां पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाए, यहां पर आपका कॉपर लगाए। जब आपने इस सेल की वर्किंग चालू करी तो इस सेल का आपको कुछ ईएमएफ दिख रहा होगा, यू आर डेफिनेटली ऑब्जर्विंग द ईएमएफ ऑफ दिस सेल। तो इस सेल का ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, ई राइट माइनस लेफ्ट, या आप लोग क्या फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, ई रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, या आप लोग यहां पर क्या फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, ई कैथोड माइनस एनोड। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई। अब हम लोग ये सब बात जानते हैं कि इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल तो 0 होगा। तो अब जैसे ही आपको सेल का ईएमएफ मिलने लगेगा, हम लोग सब जानते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 होने की वजह से, अगर लेट से कि ये अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेफ्ट साइड है, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये एनोड पर है, इमेजिन कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू तो 0 वोल्ट्स हो गई। तो अब जो भी आपको ईएमएफ की वैल्यू मिल रही है, लेट से ईएमएफ की वैल्यू मिल रही है प्लस 0.34 वोल्ट्स, ये आपको सेल का ईएमएफ मिला वोल्ट मीटर से। तो आप लोग आप खुद बताइए कि ये जो अपना कैथोड है इसका पोटेंशियल कितना होगा। भाई 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो आपको सेल का पोटेंशियल मिल रहा है वही पोटेंशियल आपके कैथोड का होगा, वही पोटेंशियल आपके रिडक्शन वाले का होगा, और वही पोटेंशियल आपके राइट साइड वाले का होगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्या इसके अंदर कोई डाउट किसी भी तरीके का। और हुआ भी ऐसा, आई रिपीट, हुआ भी ऐसा। कैसा हुआ, जैसे ही हम लोगों ने करंट चालू करा वोल्ट मीटर पर, हमें इस सेल का जो पोटेंशियल मिला, हमें इस सेल का जो ईएमएफ मिला वो कितना मिला, प्लस 0.34। कितना मिला, प्लस 0.34। एंड बच्चों जब कभी भी प्लस में ईएमएफ आता है, हम लोग ये बात समझ जाएंगे, हम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि प्लस पोटेंशियल कब आता है, जब रिडक्शन हो रहा हो। और रिडक्शन कौन कर रहा होगा, 100% कॉपर कर रहा होगा। तो ड्यू टू पॉजिटिव पोटेंशियल, कॉपर डाई पॉजिटिव आयंस आर रिड्यूसिंग मोर पावरफुली, बहुत पावरफुली ये रिड्यूस हो रहे होंगे। देयरफॉर SHE में क्या हो रहा होगा, डेफिनेटली ऑक्सीडेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट। तो इसका मतलब ये है कि जब इस इक्वेशन में आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, तो इस पॉजिटिव को अगर मैं लेफ्ट साइड रख दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मान लो राइट की जगह में SHE का 0 रख देता हूं और यहां पर मैं रख देता हूं प्लस 0.34, तो प्लस माइनस माइनस, तो आपका पोटेंशियल सेल का माइनस 0.34 हो जाएगा। लेकिन आपको मिल तो प्लस रहा है, मतलब इसकी ये बात फिक्स हो गई कि ये जो प्लस 0.34 वोल्ट जो वैल्यू है ये डेफिनेटली आपको राइट साइड रखनी, यानी कि प्लस 0.34 माइनस 0। तो यहां पर आपको जो फाइनल ईएमएफ मिलेगा वो मिलेगा प्लस 0.34। मतलब ये जो पोटेंशियल आ रहा है
ये पोटेंशियल जो आ रहा है ये किसका वजह से आ रहा है, ये रिडक्शन वाले का आ रहा है। मतलब यहां पर आप लोगों को जो इलेक्ट्रोड आप लोगों ने यूज किया है, यानी आप लोगों ने जो कॉपर वाला जो आप लोगों ने इलेक्ट्रोड यूज किया है, ये हमेशा कहां लगना चाहिए, कैथोड पर लगना चाहिए, क्योंकि इसका पोटेंशियल कैसा मिल रहा है आप लोगों को, पॉजिटिव मिल रहा है। तो क्या केस नंबर 1 आपको समझ में आया? क्या केस नंबर 1 के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी? प्लीज इतना ध्यान से देख लो, फिर इस केस 1 को रब करेंगे और केस 2 की तरफ चलेंगे, मतलब जिंक को अपन यहां पर लगा के देखेंगे। जरा इतना नोट करो, ठीक है। चलो अब अपन यहां पर यह समझ गए कि अगर आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका अपना खुद का कोई पोटेंशियल नहीं है, अगर सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ में आपने जो इलेक्ट्रोड लगाया है वो रिडक्शन टाइप का होगा, उसमें रिडक्शन चल रहा होगा, और रिडक्शन चलने की वजह से पॉजिटिव क्यों आया? याद करो पिछली क्लास में क्या सिखाया था, एक इलेक्ट्रोड है, उसको अपन ने सॉल्यूशन में डिप किया है, और इस पर रिडक्शन होने का मतलब क्या है, यहां पर कैटायंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल में कन्वर्ट होना चाहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से आने शुरू होंगे तो इस मेटल के ऊपर कैटायंस की भीड़ लग जाएगी, इस मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर कैटायंस की भीड़ लग जाएगी, इतनी भीड़ लग जाएगी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उससे ज्यादा यहां पर ये भूखे नंगे इकट्ठे हो जाएंगे। समझ में आ रही बात आपको? फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बोल दे कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और हम आपको पिज्जा बांट रहे हैं, शानदार वाला पिज्जा बांट रहे हैं, जैसा भी आप लोगों ने देखा होगा वो वाइन शॉप्स, कितनी भीड़ लग गई, जरा सी दुकान खुली और भीड़ लग गई। तो सप्लाई करने वाले कम है लेकिन लेने वाले ज्यादा हैं। तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आ तो रहे हैं, नो डाउट आ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले इलेक्ट्रॉन्स को लेने वाले ज्यादा। और आप लोग देखो एक कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, तो अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आए तो वो सिर्फ एक ही कॉपर लेगा, बाकी के कॉपर क्या करेंगे, वो पड़े रहेंगे इस पे। तो ये इस सॉल्यूशन के मुकाबले इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आपको पॉजिटिव पोटेंशियल दिखेगा, और पॉजिटिव पोटेंशियल होने का मतलब है इस पर कैटायन इकट्ठे हैं, और कैटायन इकट्ठे मतलब जब पास वाले इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर इसको रिड्यूस करेगा। मतलब 100% अगर आपको पोटेंशियल पॉजिटिव मिल रहा है तो वो रिडक्शन का होगा, और अपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो 0 है, तो 0 होने की वजह से जो पोटेंशियल आया वो डेफिनेटली उस इलेक्ट्रोड का होगा जो अपन ने यूज किया, और कॉपर का आया पॉजिटिव। अब यहां पर अपन ने लगा दिया यहां पर सॉल्ट ब्रिज के साथ Zn डाई पॉजिटिव एक्वस एंड जिंक सॉलिड, सेम चीजें यहां पर होगी। लेकिन जब आप इस सेल का पोटेंशियल देखेंगे तो आपको इस सेल का पोटेंशियल मिला -0.74। क्या मिला? -0.74। क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम? तो जैसे ही आपने इसको लगाया पोटेंशियल कैसा मिला आपको सेल का? आपको सेल का पोटेंशियल मिला -0.76। अब बेटा यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब क्या है? ऑब्वियस सी बात है, यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब है कि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं। मतलब यहां पर जो मेटल था, मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर खुद तो सॉल्यूशन में जाकर घुस बैठा और सारे इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड पर छोड़ दिया। अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, लेकिन अभी यहां पर इलेक्ट्रॉन की भीड़ लग गई है। तो जो भी ओवरऑल आपको यहां पर जो आपको पोटेंशियल मिल रहा है वो माइनस में मिलने का मतलब क्या है? माइनस में मिलने का मतलब है कि सेल के ऊपर क्या चल रहा है? सेल के ऊपर चल रहा है आपका ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दैट Zn डाई पॉजिटिव आयंस आर, ऐसा लिखेंगे, जिंक मेटल आर ऑक्सीडाइजिंग मोर पावरफुली देन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जब हम यहां पर किसी भी सेल का ईएमएफ निकाल रहे हैं या ई नॉट निकाल रहे हैं तो यहां पर आप देखो, यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो ई नॉट
राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट लगेगा। तो ये जो अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, ये हमेशा हमको लेफ्ट में रखना है और ये हमेशा हमको राइट में रखना है। देखो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन जो है ना, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, कैथोड यहां रहता है और एनोड यहां रहता है। तो कैथोड हमेशा राइट में होता है, एनोड हमेशा लेफ्ट में होता है। तो अब आपको सेल का ईएमएफ क्या मिला, माइनस। तो यहां पर मैंने लिख दिया 0, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0। और राइट साइड कौन है, अपना कैथोड, सॉरी अपना जिंक, और इस जिंक का पोटेंशियल कितना आ रहा है, माइनस 0.76 वोल्ट्स। तो ऑटोमेटिकली ई नॉट आर की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 0.76। मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में आपने इसको लगाया जरूर कैथोड पर है, लेकिन इसका पोटेंशियल 0 होने की वजह से जो आपको सेल का पोटेंशियल मिल रहा है वो नेगेटिव मिल रहा है। मतलब कायदे से जिंक का नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा है। मतलब जिंक क्या करता है, जिंक ऑक्सीडेशन करता है। और अब हम लोग इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ने हमें बता दिया कि भैया जिंक हमेशा ऑक्सीडेशन करता है। सो देयरफॉर जिंक पर ऑक्सीडेशन होने की वजह से अब जब आप लोग कोई नया सेल बनाओगे, तो जिंक शुड बी केप्ट एट एनोड। जिंक को आपको कहां रखना है, एनोड पर रखना है। तो केस नंबर 2 में हमें यह पता चला कि जिंक हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल देता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के एस्पेक्ट में, इसीलिए यह हमेशा एनोड पर आएगा। क्या ये दोनों बातें समझ में आई आप लोगों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट? ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि पहले केस में, केस नंबर 1 में क्या हुआ, कॉपर रिड्यूस हुआ। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डेफिनेटली क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन। तो केस नंबर 1 में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिएक्शन कैसी चल रही होगी, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, तो ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन छोड़े। तो दो हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के खुद को क्या करा, ऑक्सीडाइज्ड। भाई इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े तभी कॉपर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुद को क्या शो करा, रिड्यूस। इसका पोटेंशियल था 0, इसका पोटेंशियल था 0, तो इसका पोटेंशियल क्या आया, प्लस 0.34 वोल्ट्स। सो ओवरऑल केस नंबर 1 में ईएमएफ क्या आया, प्लस 0.34 वोल्ट्स। केस नंबर 2 में क्या हुआ, केस नंबर 2 में हम लोगों ने देखा कि हमारा जो जिंक था उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ के खुद को ऑक्सीडाइज किया और इसका पोटेंशियल कितना आया, इसका पोटेंशियल आया माइनस 0.74। मतलब इसने डेफिनेटली खुद का ऑक्सीडेशन करा। तो आपके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्या रिएक्शन हुई, यहां पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिड्यूस हुआ। तो यहां पर हाइड्रोजन ने क्या किया होगा, इसके द्वारा रिलीज किए गए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुद को हाइड्रोजन गैस बनाकर इवेपोरेट हुआ होगा। इसीलिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जब रिडक्शन होता है तो आपको यहां से हाइड्रोजन गैस के बबल्स बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो यहां पर इसने क्या शो किया, रिडक्शन। हम लोग जानते हैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो 0 ही रहता है, 0 वोल्ट्स। तो ओवरऑल आपको जो सेल का ईएमएफ मिला, सेल का ईएमएफ कितना हो गया, माइनस 0.76 वोल्ट, जो कि सिर्फ किसकी वजह से आया, जिंक की वजह से आया। तो यहां पर यह चीज क्लियर हो गई कि जिंक हमेशा क्या करता है, ऑक्सीडेशन। कॉपर हमेशा क्या करता है, रिडक्शन। क्या ये बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? तो फ्रॉम केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 भूल जाओ SHE को, भूल जाओ SHE को और भूल जाओ इनके टोटल सेल के पोटेंशियल को। अब आप यहां पर देख रहे हैं SHE हट चुका है, कॉपर रिडक्शन शो कर रहा है एंड कॉपर का पोटेंशियल कितना रहा है, प्लस 0.34। मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन। इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हो गया।
ऑक्सीडेशन हो गया। तो अब टोटल जब आप इन दोनों को मिलाकर गैल्वेनिक सेल बनाओगे, जब आप इन दोनों को मिलाकर इस तरीके से गैल्वेनिक सेल बनाओगे, तो इस गैल्वेनिक सेल के अंदर यहां पर कौन आएगा, कॉपर सल्फेट, कॉपर, जिंक, जिंक सल्फेट, यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यहां पर क्या होगा, रिडक्शन। ये सेल का कौन सा साइड है, राइट, ये सेल का कौन सा साइड है, लेफ्ट। ये क्या है, कैथोड, ये क्या है, एनोड। तो ईएमएफ ऑफ अ सेल का फॉर्मूला क्या होता है, या ई नॉट ऑफ अ सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट, या ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, या ई नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। क्या ये तीनों फॉर्मूलेज आपको क्लियर है? क्या इन तीनों फॉर्मूले में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? तो इन तीनों फॉर्मूले में से मैं किसी एक फॉर्मूले को यूज करता हूं। चलो राइट लेफ्ट को यूज करता हूं। लेफ्ट में कौन है, जिंक। जिंक का पोटेंशियल कितना है, माइनस 0.76 वोल्ट्स, माइनस का साइन। राइट वाले का पोटेंशियल कितना है, प्लस 0.34 वोल्ट्स इज इक्वल टू ईएमएफ। तो क्या वैल्यू आई भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस 6 और 4 10, 1 कैरी 7 और 3 10, और 1 कैरी 1.10 वोल्ट्स। क्या मैंने आपको पिछले 3 वीडियो से लगातार इस गैल्वेनिक सेल का, जिंक कॉपर वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 1.10 वोल्ट्स बता रहा था? तो इस तरीके से अब आप लोगों को पता चला कि इस ईएमएफ, इस तरीके के सेल का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 1.10 वोल्ट्स। तो वो कैसे पता लगा, वो हमें इंडिविजुअली कैथोड और एनोड या रिडक्शन या ऑक्सीडेशन वाले इलेक्ट्रोड की वैल्यूज से पता चला। और ये दोनों वैल्यूज कहां से आई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्यारे बच्चों काम करता है। जरा इतना देख लो, इतना डाइजेस्ट कर लो, और अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही हो तो यू गाइस कैन आस्क मी। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, उसे कैसे पढ़ा जाता है, उसकी क्या क्या यूटिलिटी होती है।